लॉ एंड ऑर्डर जो है वह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी और यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लॉ एंड ऑर्डर कहलाता है। और लॉ एंड ऑर्डर टॉपिक जो है ना अभी खास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट इस मायने में भी हो गया है कि वो जो आईपीसी और सीआरपीसी दोनों को सरकार ने जो बदला है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या तब्दीली आएगा लॉ एंड ऑर्डर पर, उसको लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप लोग बड़ा ध्यान से लॉ एंड ऑर्डर टॉपिक को पढ़ेंगे, नए चीज़ों को ध्यान में रखकर। यूपीएससी में निश्चित रूप से नए आईपीसी, सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप समझ सकते हैं भारतीय प्रशासन का बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कोई कहा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर ही होगा। क्यों? इसका कारण हम आपको बतलाते हैं कि जब आज से हज़ारों हज़ार वर्ष पहले जब शासन के काम बहुत कम थे, तब भी लॉ एंड ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता था। और आज शासन 2000 से भी ज़्यादा कामों को करती है, तभी लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। हम कहीं पर भी कोई भी चीज़ चाह कर नया शुरू करने के पहले उस जगह ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। कोई भी बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत खराब है। अपना राज्य बिहार कभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुख्यात जाना जाता था और कोई भी इंडस्ट्री, उद्योग धंधा यहाँ नहीं लगता था। और अभी भी सिचुएशन जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, वह वैसा ही बैठा हुआ है। यही कारण है कि जो उदारीकरण, वैश्वीकरण से जितना लाभ बिहार को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। समझ गए? मैं कहीं पढ़ रहा था कि कहीं पर भी कुछ राज्यों में तो जो नई आर्थिक नीति आई, उनका आय आय जो है 20% 30% बढ़ गया और कहीं 3% 2% बढ़ा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लाभ जो है समान रूप से बँटा नहीं। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अच्छा था, वहाँ ज़्यादा कंपनियाँ गई, वहाँ ज़्यादा विकास हुआ। और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में थोड़ा-सा धारणा गलत है, वहाँ उद्योग धंधा नहीं आए। नतीजा वहाँ के लोगों का आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित नहीं हुआ, बढ़ा नहीं। तो वही आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो है आप समझ लीजिए एक सर्वकालिक समस्या है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। लॉ एंड ऑर्डर समझ रहे, ये जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ है। यहाँ इसको हम लोग कई रूप में देख सकते हैं। एक तो पहली बात तो ये हम लोग का एक सिलेबस का टॉपिक हो गया, समझ रहे हैं? फिर ये आप कह सकते हो एक सार्वभौमिक और सार्वभौमिक मुद्दा कह सकते हो। मतलब हर देश में और हर स्थान में, है कि नहीं? हर देश में, हर स्थान में महत्वपूर्ण है कि नहीं? जैसे मैं अभी थोड़ा देर पहले बतला रहा था कि मौर्य प्रशासन, मुगल प्रशासन, सब में ये इम्पोर्टेंट रहा है कि नहीं? और भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह इम्पोर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर वर्चुअली 2 शब्दों के योग से बना है, एक लॉ और एक ऑर्डर। तो लॉ का मतलब क्या होता है? हर समाज को चलाने के लिए, समझ रहे कि नहीं? कुछ समाज को, राज्य को चलाने के लिए कोई विधान बनाए जाते हैं, उसी को हम लॉ कहते हैं। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब चीज़ों को अपने स्थान पर दुरुस्त होना। दुरुस्त होने को हम ऑर्डर कहते हैं। और लॉ का मतलब होता है समाज और राज्य को चलाने के लिए जो विधान बनते हैं, उसको लॉ ऑर्डर कहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर दोनों को मिला देंगे तो मतलब क्या हुआ? एक प्रशासन की दशा को कहते हैं, एक ऐसे कंडीशन को कहते हैं, एक स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो विधि है, उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है, नंबर 1। और दूसरा बात जो होता है कि समाज में शांति, सद्भाव वगैरह बना हुआ है। तो उस दशा को हम लोग क्या बोलते हैं? उस दशा को बोलते हैं कि वहाँ कानून और व्यवस्था बहुत अच्छा है। जैसे आप बोलते हो, दिल्ली में कानून और व्यवस्था बहुत अच्छा है। आप कहीं भी रात में कहीं भी चले जाओ, 1 बजे, 2 बजे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सुरक्षित हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये कंडीशन है, स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है।
अब तो कुछ मायने में ये बात बिहार में भी लागू होता है कि आप कहीं भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है गणेश? है कि नहीं? सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, प्रशासन की दशा हुआ, ठीक है कि नहीं? सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। तो कानून और व्यवस्था जो है बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू हो गया, समझ रहे हैं? जिसमें कह सकते हैं एक तरफ विधि का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन और दूसरी तरफ समाज में शांति और व्यवस्था। ये दोनों शब्द अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों मिलकर ही एक आदर्श प्रशासनिक अवस्था का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं? जिसमें उद्योग धंधा से लेकर सब सुख समृद्धि फलता-फूलता है। अगर कुछ भी कह सकते हो मतलब कुछ भी ठीक है, ठीक नहीं है, कानून और व्यवस्था केवल अच्छा है, तो माना जा सकता है कि वहाँ आगे सब चीज़ दुरुस्त हो जाएगा और कहीं मान लो कि सब चीज़ अच्छा है, लेकिन कानून और व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो सब चौपट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ तक मेरे को लगता है, वेन-सांग और फहियान, पहले फहियान आया था चाइना से इंडिया और भारत में यात्राएँ की थी। और उन्होंने भारत के कानून और व्यवस्था का स्थिति के बारे में बहुत सकारात्मक लिखा और लिखा भारत में कानून और व्यवस्था बहुत अच्छा है और कोई व्यक्ति कहीं भी, कभी भी, कहीं भी आराम से आ जा सकता है। और वही बाद में जो ह्वेन-सांग आया, वो भारत में कानून और व्यवस्था के बारे में नकारात्मक टिप्पणी किया। उसने बोला उसने यात्रा के क्रम में 3 बार लूटा गया। तो बड़ा ये दर्शाता है कि जो कानून और व्यवस्था अच्छा है, तो आपको प्रशंसा मिलेगी और कानून और व्यवस्था खराब है, तो आपको बद मतलब कोसे जाएँगे। है कि नहीं? तो बड़ा इन मैं हमेशा बोलता है कानून और व्यवस्था कोई मतलब कह सकता है कार्य नहीं है या कोई अलग से काम, ये कार्यों का प्रतिफल है। अगर सब काम शासन के बेहतर ढंग से दुरुस्त होंगे, तो कानून और व्यवस्था स्वतः बेहतर बना रहेगा और अगर कोई समाज शासन के कोई भी काम ढंग से नहीं होंगे, तो वो अल्टीमेटली किसमें क रि रिपर इमर्ज करेगा? कानून और व्यवस्था के समस्या के रूप में। अगर सपोज़ कीजिए बिजली, पानी, सड़क यही 3 चीज़ को ले लेते हैं। बिजली लोगों को निर्बाध मिलते रहता है, क्वालिटी बिजली मिलते रहता है, तो लोग अपना आराम से जीवन जिएँगे, उद्योग-धंधा फलेगा-फूलेगा। अगर क क बिजली दुरुस्त सप्लाई नहीं है, 4 दिन लगातार बिजली नहीं है, तो 5वाँ दिन निश्चित रूप से लोग रोड पर चले आएँगे और कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगा। है कि नहीं हो जाएगा? सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। उसी तरह बिजली हुआ, चाहे पानी हुआ, चाहे कुछ भी द द व्यवस्था अगर गड़बड़ाया, तो सीधे लोग रोड पर आ गए। तो कानून और व्यवस्था जो है वर्चुअली समझ लो जैसे है कि फीवर जैसे जो बुखार बोलते हैं ना, तो बुखार को आप कभी भी कोई रोग मत मानिए, बुखार रोग नहीं है। बुखार जो है ना वर्चुअली रोग का सिम्पटम है। आपके किसी को लू लग गया, तब बुखार हो गया, किसी को सर्दी लग गया, तब बुखार हो गया, वायरल अटैक हो गया, तब बुखार हो गया। तो हमारा कुछ भी सिम्पटम डिसऑर्डर हुआ बुखार आना है, होता है कि नहीं होता है? तो जिस प्रकार से कोई भी चीज़ होने पर सिम्पटम बुखार है, उसी प्रकार शासन में कुछ भी चीज़ खराब होने पर सिम्पटम क्या है? कानून और व्यवस्था। तो कानून और व्यवस्था चौपट हुआ, उसके बाद तो सब धीरे, 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 धीरे ढह जाएगा। होता है कि नहीं होता? दिस इज़ बेसिक पॉइंट। तो अच्छा कानून और व्यवस्था का मतलब हुआ ऑल इज़ वेल। अगर ऑल इज़ वेल है, इसका मतलब हुआ कानून और व्यवस्था दुरुस्त है और अगर ऑल मतलब कानून और कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव किसमें होगा? आपका कानून और व्यवस्था के रूप में प्रकट होगा। तो एक मैं बता कानून और व्यवस्था जो है ना, वो आप कह सकते हो वर्चुअली कह सकते हैं सुशासन जो हुआ, समझ रहे? सुशासन मत बोलिए, ज़्यादा अच्छा होगा। समृद्धि बोलिए। सुशासन लीड्स टू समझ रहे? सुशासन लीड्स टू कानून और व्यवस्था और कानून और व्यवस्था लीड्स टू आपका शांति, सद्भाव और शांति, सद्भाव लीड्स टू आप कह सकते हैं आपका समृद्धि, सुख, शांति, समृद्धि। है कि नहीं? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है।
मतलब सुख समृद्धि उसी पर निर्भर करता है। तो कानून और व्यवस्था जितना बेहतर होगा, उतना बेहतर क्या होगा आपका? आपका सुख समृद्धि होगा। तो पश्चिम देशों में देखें, वहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। नतीजा क्या है? वहाँ का विकास, वहाँ का लोगों का जीवन स्तर, गुणवत्ता बहुत अच्छा है। और वही बांग्लादेश देख लीजिए, अफ्रीका देश, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो अफगानिस्तान होगा। उससे भी अच्छा एग्जाम्पल पाकिस्तान है, जहाँ कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। कब बम फूट जाएगा, कब लोग हताहत हो जाएंगे, पता ही नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है वहाँ। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो कानून और व्यवस्था पर सीधा सीधी समाज का सुख समृद्धि निर्भर करता है। हमारे मतलब कह सकते हैं प्रोस्पेरिटी निर्भर करता है। यही कारण है कि शुरू से जब जब मैं बोला, जब राजा के काम 3-4 हुआ करते थे। क्या राजा के काम थे शुरू के दिनों में? राजस्व संग्रह करना, समझ रहे हैं, समाज में शांति सद्भाव बनाए रखना, देश की अखंडता एकता की रक्षा करना, समझ रहे हैं? और कभी विपत्ति आ जाए, अकाल पड़ जाए, भूख भूख ये भूखमरी हो जाए या कुछ और हो, तो फिर राहत काम चला देना। ये 3-4 काम तो उस समय कानून और व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट था। और अभी भी देखो, कानून और व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी पर देती है। और जैसे गृह मंत्रालय केंद्र में कानून और व्यवस्था के लिए देश में उत्तरदायी है। राज्य में गृह विभाग जो है कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। प्रमंडल में कमिश्नर देखता है कानून और व्यवस्था पर। और जिला में ट्रेडिशनली बहुत दिनों से कानून और व्यवस्था कौन? कलेक्टर। कलेक्टर उत्तरदायी होता है। पुलिस प्रशासन को कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी। यूं बोले कि पुलिस और कानून और व्यवस्था एक दूसरे का पर्याय है। समझ रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कानून और व्यवस्था। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे कानून और व्यवस्था वर्चुअली 2 शब्द है, लेकिन दोनों शब्द मिलकर एक ऐसे आदर्श व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो प्रशासन के लिए वांछनीय दशा है। जिसमें एक तरफ जितने भी कानून हो, जैसे एक्साइज एक्ट हुआ, या फिर आप कह लीजिए फॉरेस्ट एक्ट हुआ, या फिर और भी सोशल एक्ट हुए, उन सबको बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। और समाज में शांति सद्भाव बना हुआ है। लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी गुजर बसर कर सकते हैं, कोई विधि सम्मत व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कानून और व्यवस्था। क्योंकि कानून व्यवस्था का जड़ जो होता है, हमेशा स्थानीय महत्व का विषय होता है। इसलिए हमेशा ये मतलब प्रांत सूची का विषय रहा है। जैसे आप देखते होंगे, मुगल काल में भी या मौर्य काल में भी कानून और व्यवस्था कौन देखता था? तो मतलब आप कह सकते हो नायक जो था, नायक जो था शहर में कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। समझ रहे हैं? प्रदेष्टा कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। प्रदेष्टा क्षेत्रीय अधिकारी था, और नायक जो था पैदल सेना का अधिकारी था। ये दोनों कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। समझ रहे? फिर आप देखते हो मुगल काल में कोतवाल कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। फौजदार कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। और अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में कलेक्टर को जो बनाया गया उस समय, जो आज भी उसके लिए आज भी उस वही व्यवस्था बना हुआ है। और पुलिस उसी समय बना, और आज भी पुलिस उसी रूप में या काफी परिवर्तित रूप में काम कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो कानून और व्यवस्था वर्चुअली क्या है? शुरू से राज सूची का विषय रहा है, प्रांतीय सूची का विषय रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि वह स्थानिक महत्व का विषय होता है। समझ रहे? इसलिए भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे? कानून और व्यवस्था जो है राज सूची में रखा गया। ऐसे देखिए, राज्य सूची में कौन कौन विषय है? जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची में रखा गया है। फिर पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है। फिर आप प्रिजन को राज्य सूची में रखा गया है। फिर आप देखते हो रिफॉर्मेटरी को राज्य सूची में रखा गया है। मतलब बाल सुधार गृह जो होता है ना, उसको राज सूची में रखा गया। लेकिन चूंकि कानून और व्यवस्था जो है बड़ा संवेदनशील विषय है, ये जुड़ा जरूर देश की मतलब स्थानिक महत्व के मूल्यों से, लेकिन अंततः अगर आप इसको कंट्रोल नहीं किए, तो ये राष्ट्रीय अखंडता रेखता के लिए चुनौती बन जाता है। यही कारण है कि जैसे आप देखो कि नक्सलवाद जो आज पूरे देश में हम देख रहे हैं, तो नक्सलवाद की उत्पत्ति नक्सलबाड़ी गांव में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में है। अगर उस समय ढंग से उसको सुलझा लिया जाता, तो शायद आज इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा या समस्या नहीं बनता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट कि कानून और व्यवस्था वर्चुअली मतलब नासूर के भांति है, जो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। इसी कारण यही कारण है कि भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय रखने के बावजूद
कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं, जिसके कारण वर्चुअली कानून और व्यवस्था कैसा होता है, व्यवहार में समवर्ती महत्व का विषय बन जाता है। तो वैसे राम राज्य सूची का विषय, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास भी बहुत एजेंसी है, समझ रहे? और बहुत सारा व्यवस्था है, जिसके माध्यम से वह कानून और व्यवस्था को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो समवर्ती महत्व का विषय, कॉन्करेंट इम्पोर्टेंस का विषय बन जाता है कानून और व्यवस्था। समझ रहे? जैसे आप देखिए कॉन्करेंट सब्जेक्ट में कौन-कौन आता है, तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आईपीसी आ गया, क्रिमिनल प्रोसीजर आईपीसी, सीआरपीसी, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको निवारक नजरबंदी कहते हैं, फिर प्रिजनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना, फिर ड्रग्स मतलब दवा हुआ, जहर हुआ, वन हुआ, ये सब क्या है, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय का मतलब क्या हुआ, इसमें संसद और राज्य विधायिका दोनों को विधि बनाने का अधिकार है, और टकराव की स्थिति में संसद को द्वारा बनाई गई विधि को बढ़त प्राप्त है। ये ना होता है। स्टेट सूची का विषय का मतलब क्या हुआ, इसमें राज्य विधायिका को विधि बनाने का अधिकार है। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन, रिफॉर्मेटरी इत्यादि के संदर्भ में राज्य विधि बनाती है, और कॉन्करेंट वाले में जो विषय है उसमें राज्य और संसद दोनों विधि बनाती है। और कुछ विषय ऐसे हैं जो समवर्ती संघ सूची में है। तो कौन-कौन है? जैसे प्रतिरक्षा, देश का अखंडता, प्रतिरक्षा जो है सुरक्षा, देश की सुरक्षा हो गया। फिर आप कह सकते हो सेना, फिर अर्धसैनिक बलों की प्रयुक्ति, फिर आप देख सकते हो शस्त्र, फिर आप देखते हो आग्नेय शस्त्र, फिर विस्फोटक वस्तु, समझ रहे? ये सब राज्य सूची का विषय। इसके अलावा सीबीआई हुआ, एनआईए, इससे के केंद्र सूची का विषय। इसके अलावा सीबीआई हुआ, एनआईए हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जैसे जैसे सीबीआई वगैरह को जो अधिकार मिला हुआ है, एनआईए को अधिकार मिला हुआ है, वो सब सब किसमें आता है, संघ सूची में आ जाता है। तो जैसे सीबीआई, एनआईए हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ, तो ये सब जो है वर्चुअली क्या है आपका, कह सकते हैं संघ सूची का विषय से। डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर हुआ, आईपीएस भी संघ सूची में, मतलब स्वराज संसद को विधि आईपीएस के बारे में विधि बनाने का अधिकार मिला हुआ है। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जो उसके बारे में भी संसद को विधि बनाने का अधिकार है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पुलिस ऑर्डर हुआ या फिर पब्लिक ऑर्डर जो है वह भले ही राज सूची में है, लेकिन समवर्ती सूची और संघ सूची में ऐसे कई विषय हैं जिन पर विधि बनाकर केंद्र भी राज्य में कानून और व्यवस्था को व्यापक तौर से क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको मैंने बताया आईपीसी, सीआरपीसी, फॉरेस्ट, ड्रग्स, पॉइजन वगैरह आ गया, समझ। और सीआरपी संघ सूची में आपको मैंने बताया आर्मी हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो गया, या फिर बताया आपको आर्म्स हो गया, फायर आर्म्स हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, ये सब उसमें आते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि वर्चुअली मतलब क्या है कि मैंने आपको तुरंत बताया कि केंद्र में गृह मंत्रालय है, वह देश के कानून और व्यवस्था के लिए वर्चुअली क्या है, उत्तरदायी है। समझ रहे हैं? देश में पूरे कानून और व्यवस्था का अंतिम जिम्मेवारी किस पर है? गृह मंत्रालय पर। गृह मंत्रालय में भी आप देखते हो 6 विभाग है, तो 6 विभाग का सबका अपना अपना काम है। जैसे पहला विभाग कौन है? इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा विभाग। इसके हिस्से क्या है? देश की अखंडता, एकता की रक्षा वाला इसी के हिस्से में आता है। समझ रहे? आंतरिक सुरक्षा वाला। दूसरा विभाग कौन है? दूसरा विभाग है राज्यों का विभाग। ये राज्य का विभाग हुआ जिसमें राज्य के शासन संबंधी हुआ। फिर गृह विभाग, ये दो खास तौर पर ये दोनों देखते हैं, गृह विभाग और फिर आंतरिक सुरक्षा विभाग। ये दोनों जो है ना कानून और व्यवस्था से ज्यादा जुड़े हुए हैं। फिर जम्मू कश्मीर का अपना विभाग है, फिर बॉर्डर प्रबंधन, सीमा प्रबंधन का अपना विभाग है। फिर आप देखते हो ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग का अपना है, तो राजभाषा का अपना विभाग हुआ।
तो गृह मंत्रालय सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अभी मतलब इसमें 6 विभाग है और ये 6 विभाग में खास तौर पर 2 विभाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे वो इंटरनल सिक्योरिटी और गृह विभाग। ये दोनों जो है ना खास तौर पर कानून और व्यवस्था को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कानून और व्यवस्था से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि केंद्र में बहुत सारे एजेंसी भी है, जिसके माध्यम से कानून और व्यवस्था बनाए रखने में केंद्र को मदद मिलता है। ये इसको हम लोग केंद्रीय पुलिस बल बोलते हैं, या इनको हम लोग पारामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं, या इनको हम लोग अर्धसैनिक बल बोलते हैं, पारामिलिट्री फोर्सेस, समझ रहे हैं? तो अर्धसैनिक बल इसी को कहते हैं। तो कौन-कौन इसमें आता है? सबसे पहले तो असम राइफल्स आ गया, समझ रहे हैं? ये आधा सेना का काम करते हैं और आधा पुलिस का काम करते हैं, समझ रहे? इसलिए इनको हम लोग अर्धसैनिक बल बोलते हैं। सीआरपीएफ, इसकी वजह से बीएसएफ, ये बीएसएफ का काम क्या है? भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर अच्छा सामान्य परिस्थिति में मतलब चौकसी करना, स्मगलिंग को रोकना। मेन काम तो इसका यही है। असम राइफल्स का काम है असम उत्तर पूर्व भारत जो है वहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्ती करना। फिर आप देखते हो भारतीय उद्योग जितने भी हैं प्रतिष्ठान, उसके सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया है? सीआरपी ये सीआईएसएफ बनाया गया है। फिर आप देखते हो ये वो सबसे सही मायने में अगर अर्धसैनिक बल है तो सीआरपीएफ है। इसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका काम क्या है? इसका काम है ये रिजर्व पुलिस है, और इसका काम अभी तो 2 जगह देखते होंगे, जैसे आरपीएफ बीसी का विंग है, आरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स। तो रैपिड एक्शन फोर्स का स्थापना क्यों किया गया है? कम्युनल वायलेंस वगैरह से निपटने के लिए। रैप हो गया। फिर आप देखते हो अभी ये जो उसका डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो बना है ना, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ भी इसी से जुड़ा हुआ है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है ना, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ भी इसी में हो गया। फिर अभी आप देखते हो जो कोबरा हुआ या फिर एनएसजी हुआ, कोबरा एनएसजी वगैरह सब इसी का विंग है। इवन महिला पुलिस का जो इसका विंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनएसजी हो गया, एनएसजी हो गया, कोबरा हो गया, बहुत बड़ा ये हो जाता है एनएसजी, कोबरा, ठीक है? ये सब आतंकवाद, नक्सलवाद वगैरह से निपटने के लिए, आतंकवादी से निपटने के लिए बनाया गया। सबसे बड़ा इसमें सीआईएसएफ है, मतलब मेन पावर के हिसाब से बहुत बड़ा है। उसके बाद भारत और तिब्बत बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए आईटीबीपी है, एनएसजी इसी में आ गया। फिर सीमा सुरक्षा बल, शस्त्र सुरक्षा, सशस्त्र सीमा बल है, ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रक्षा करने, भारत और बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर पर रक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल। फिर रेलवे का संपत्ति, रेलवे यात्री वगैरह का सुरक्षा के लिए, रेलवे परिचालन को सुरक्षा के लिए आरपीएफ है, समझ? तो ये पारामिलिट्री फोर्सेज हैं जो केंद्र मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, समझ रहे हैं? और मतलब इसका काम अलग अलग क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना है। तो सबसे पुराना इसमें कौन है? असम राइफल्स है। सबसे बड़ा कौन है? सीआरपीएफ है। और इनको अर्धसैनिक बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है आधा सेना का काम, आधा पुलिस का काम करते हैं। इसमें सबका अलग अलग प्रयोजन है। कुछ जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, कुछ भारत और चाइना का जो तिब्बत बॉर्डर पर रक्षा के लिए, कुछ भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए, कुछ भारत नेपाल बॉर्डर में रक्षा के लिए, कुछ रेलवे के संपत्ति की रक्षा करने के तरह से बनाया गया है, जो कानून और व्यवस्था में मदद करते हैं, ठीक है? लेकिन इनका मेन काम कानून और व्यवस्था बनाना नहीं है, ये जरूरत पड़ने पर हेल्प करते हैं, ऐसे हेल्प नहीं करते। जैसे जैसे हमको याद आता है कि हमारा जो शहर हजारीबाग है, वहाँ पर मेरू है, तो मेरू जो है वो बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पर जब भी हजारीबाग में कानून और व्यवस्था का कोई समस्या उत्पन्न होता है तो बीएसएफ को हमेशा बुलाया जाता है। तो बीएसएफ हमेशा सही सहयोग करती है। तो नक्सलवाद से निपटने के लिए सीआरपीएफ का कमांडो बटालियन हर जगह आपको मिल जाएगा, समझ? बहुत जगह उसका डिप्लॉयमेंट किया गया, समझ? सीआरपीएफ का
टैंगो चार्ली, बड़ा अच्छा फ़िल्म आया था, मैंने आपको कभी बताया था। एक फ़िल्म आया था पिछले दिनों टैंगो चार्ली। टैंगो चार्ली फ़िल्म में बहुत अच्छा दर्शाया गया है कि वर्चुअली एक ये जो है एक पारामिलिट्री फ़ोर्स का जवान ने अपनी आत्मकथा लिखी है। मतलब कथा फ़िल्म में जो दर्शाया है कि टैंगो चार्ली कि पारामिलिट्री फ़ोर्सेस पूरे इंडिया में कहाँ-कहाँ काम करती है और किस-किस तरह का समस्या से निपटती है। जैसे सपोज़ उसका पोस्टिंग है चार्लो, टैंगो चार्ली है चार्लो चार्ली। समझ रहे हैं? जो अगर उसका पोस्टिंग है जम्मू कश्मीर में तो आतंकवादी से निपट रहा है, अगर पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में है तो पृथकतावादी नक्सलवादी से निपट रहा है, बिहार वगैरह में है तो फिर मतलब नक्सलवादी और पृथकतावादी से निपट रहा है। समझ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में है तो उसका समस्या कुछ और है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार आप देखते हो कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरीका का समस्याएँ और अलग-अलग तरीका की परिस्थितियों से जूझता हुआ सीआरपीएफ, तो ये मतलब बहुत अच्छा फ़िल्म बनाया था उसने, टैंगो चार्ली। तो ये मैं बतला रहा था वर्चुअली कि जैसे ये पुलिस हो गया, पुलिस के अलावा और बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस भी है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट ये बीपीआरडी हो गया। बीपीआरडी का मतलब क्या हुआ? पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो। ये पुलिस में रिसर्च करता है, अपराध का शिनाख्त वगैरह करने में मदद करता है, तो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीपीआरडी। फिर दूसरा कौन है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देश में जितने भी आपराधिक घटनाएं होती है सबका रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल रहता है। और ये जैसे व्हीकल हुआ, संपत्ति हुआ, ये सब जो का रिकॉर्ड इसके पास है और वेरिफिकेशन करता है, अप्रूवल करता है। समझ रहे? तो उसके बाद सेंटर फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो, जो अपराध घटित हुआ है तो सबूत वगैरह की जांच पड़ताल के लिए। उसी तरह से डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये भी उसी तरह का है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी केंद्र का अधीन काम करने वाले पुलिस संगठन है, डायरेक्ट कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं है, फील्ड पर काम नहीं करते, बल्कि ये लोग सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक्सिलरी सर्विसेज देते हैं। क्लियर है? सब ऑक्सिलरी सर्विसेज दे रहे हैं। तो कौन-कौन हो गया? बीपीआरडी, एनसीआरबी, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। क्लियर है? दिस इज द बेसिक पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे सूचना अभिकरण है जिसका काम गुप्तचर मतलब इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तीन अभी हो गया। पहला तो हो गया आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी जिसको कहते हैं, जो सबसे बड़ा एजेंसी इसमें आईबी हो गया। दूसरा कौन हो गया? रॉ। रॉ जो है आपका मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सर, माना जाता है कि रिसर्च ये जो होता है एक देश के अंदर के लिए और एक देश के बाहर के लिए। रॉ वगैरह देश के बाहर काम करती है और आईबी माना जाता है देश के अंदर काम करती है। समझ रहे हैं? और जितना देश में गतिविधि जो भी विघटनकारी गतिविधि काम कर रहे हैं उन पर नजर रखना और सरकार को उसकी जानकारी देना। सूचना एजेंसी जो होता है ना वो घटना के पहले वाला काम करता है, और जब घटना घटित हो गया तब जांच होगा उसका। तो जांच करने के लिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो जांच करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन हो गया? सबसे पहले तो एनआईए हो गया, जो आतंकवादी घटनाओं का जांच करने के लिए बना है। नया बना है, पहले नहीं था, नया एनआईए। और आतंकवाद से निपटने के लिए इसका खास तौर पर स्थापना किया गया एनआईए। फिर दूसरा कौन है जो सबसे पुराना भी है? सीबीआई, 1963 में बना था सीबीआई। इसका काम है सभी प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करना। इस पर लोगों का बड़ा भरोसा भी है, लोग इस पर बहुत विश्वास भी करते हैं। आज के तारीख में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में ही रहता है। इसका नाम है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हमारे आज इससे बहुत लोग हड़कता है, खासतौर विपक्षी लोग इसका बहुत इससे खौफ खाते हैं। ये आर्थिक अपराध की जांच पड़ताल के लिए, आर्थिक अपराध का जांच पड़ताल के लिए ईडी है। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद आप देखते हो
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये जो मादक द्रव्य जो होता है ना उन सब के जिसको हम लोग कहते हैं ड्रग्स वगैरह का, उससे को वो निपटने के लिए बनाया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो इस तरह NNBC हो गया, CBN हो गया, CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो ये जितना भी अभी मैंने आपको बतलाया, केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस संगठन, केंद्रीय सूचना अभिकरण, केंद्रीय जांच अभिकरण, ये सब कानून और व्यवस्था में डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाते, इनडायरेक्ट भूमिका निभाते। डायरेक्ट भूमिका तो वर्चुअली राज्य को निभाना पड़ता है, समझ, इसमें राज्य के हिस्से में जो आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने भी आपको बताया कि राज्य के हिस्से पुलिस है, प्रिजन है, वो सब विषय आते हैं, समझ रहे हैं। और राज्य का अपना कानून जैसे इंडियन पुलिस एक्ट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर क्या कारण है, जैसे आप देख सकते हो ना, क्या कारण है, वाई स्टेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, सेंट्रल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, राज्य क्यों, मतलब इसमें केंद्र क्यों इंटरेस्ट लेती है, क्यों इंटरफेयर करती है, जबकि ये जानते हुए कि राज्य सूची का विषय है, इसके बावजूद भी केंद्र क्यों अभिरुचि लेती है। तो केंद्र के अभिरुचि का कारण क्या होता है, मतलब रीजन फॉर सेंट्रल्स कंसर्न, रीजंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न। क्या कारण बता सकते हो, क्यों केंद्र सरकार इसमें इंटरेस्ट लेती है, क्यों राज्य सरकार का विषय पर छोड़ काहे देती है, जब राज्य का विषय है तो केंद्र को इसमें कोई इंटरेस्ट लेने का कोई कारण नजर नहीं आता है। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और परिसंपत्ति राज्यों में स्थित होते हैं, मतलब कर्मचारी होते हैं और परिसंपत्ति होता है। केंद्र के कर्मचारी भी बहुत से इनकम टैक्स वाले अधिकारी हो गए, हमारे प्रतिरक्षा के कर्मचारी है, सब लोग तो रहते हैं जिले में ना, तो कर्मचारी है और संपत्ति है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी की, जिसकी संपत्ति अपना रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, तो संपत्ति अधिकारी संपत्ति, समझते, इसके कारण भी एक जो है, एक कारण तो ये है संपत्ति। दूसरा कारण क्या है कि केंद्र जो है देश में अखंडता और एकता के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। अगर कुछ भी होगा, गड़बड़ हुआ, तो अंत में लोग केंद्र सरकार को ही कोसेंगे कि आप क्यों नहीं किया, समझ रहे कि नहीं समझ, अखंडता और एकता देश की रक्षा करने का क्या कारण है, केंद्र के लिए, केंद्र के हिस्से आता है, समझ रहे हैं, देश के। तीसरा जो कारण है, कई दफा होता है दलगत राजनीति की वजह से, कई दफा कई दफा क्या होता है, केंद्र राज्य खुद मांग करते हैं कि आप हमको हेल्प कीजिए, है कि नहीं, राज्यों द्वारा मांग किया जाता है, और राज्यों द्वारा मांग किया जाता है कि हमको हेल्प कीजिए इसमें, और कई दफा जो होता है जानबूझ के राज्य है ना, कई दफा राज्यों द्वारा जानबूझ कर हवा दिया जाता है, कई दफा राज्यों द्वारा हवा दिया जाता है। एक बार मेरे को याद आता है, पानी नहीं किसका था, दफा हवा दिया जाता है, बिहार की में कहीं नहीं किसकी सरकार थी, समझ रहे हैं? मेरे को याद है डेली ट्रेन डकैती होता है, डेली ट्रेन डकैती हो रहा था, और तो ये जानबूझ के केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, या केंद्र सरकार को मतलब राजनीतिक मतलब कारणों से ऐसा हो रहा था। जब इसमें जांच पड़ताल किया गया तो पता लगा कि कुछ क्षेत्रीय दल जो सरकार में नहीं थे, राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह से कर रहे थे।
तो कई दफ़ा राज्यों द्वारा जानबूझकर हवा दिया जाता है। और आप जानते हो आज जो है ना कानून और व्यवस्था का मतलब जो विकट समस्या है और राज्य अकेले उससे निपटने में सक्षम नहीं है। अरे विकट समस्या इसके इतने सारे डायमेंशन है ना उससे मतलब राज्य सक्षम नहीं। तो ये सब कारण है। इट इज़ बेसिकली डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड स्टेट गवर्नमेंट राज्य सक्षम नहीं। ये सब कारणों से क्या होता है, केंद्र को इंटरफेयर करना पड़ता है, राज्य सक्षम नहीं। जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था एक बार कि भारत में केंद्र राज्य संबंध का बुनियाद में जो लड़ाई है उसमें एक कारण अर्धसैनिक बल भी था, सक्षम नहीं। समझ रहे हैं? जैसा कि आप जानते हो कि 1960 के दशक में केंद्र सरकार के कर्मचारी के अचानक हड़ताल पर चल जाने की वजह से क्या हो गया, केंद्र सरकार के समझ क्या हो गया, अपने संपत्ति की रक्षा करने का मतलब जिम्मेवारी बढ़ गया। हाँ, तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने उन अपने संपत्ति का रक्षा करने के लिए अर्धसैनिक बलों की प्रयुक्ति किया। अर्धसैनिक बलों की प्रयुक्ति के लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का लड़ाई ठन गया। समझ रहे हैं? और वहां से पहली बार हुआ अर्धसैनिक बलों को लेकर प्रयुक्ति का। फिर आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट में बड़े दिनों तक पारामिलिट्री फोर्सेस का आर्मी का डिप्लॉयमेंट की वजह से भी मतलब वहां के स्थानीय लोगों में रोष बढ़ गया और फिर वो कानून जिसके तहत सैनिक और अर्धसैनिक बलों को वहां प्रयोग किया गया था उसको हटाने की मांग होने लगी। था कि नहीं होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लेडी थी जो बहुत दिनों तक हड़ताल में बैठी हुई थी, समझ रहे हैं? फिर उसको हड़ताल तोड़वाया गया और फिर ये नियम में भी कुछ संशोधन किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हो कि आज कानून और व्यवस्था ऐसा जटिल समस्या है, इसका जड़ इतना गहरा है कि अकेले राज्य सरकार उसको सुलझा ले, ये संभव नहीं। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग आवश्यक हो जाता है और इन सब कारणों से केंद्र जो है कानून व्यवस्था जो कि राज्य का विषय उसमें इंटरेस्ट लेती है, हस्तक्षेप करती है और मतलब इसमें बेहतर ढंग से मतलब ये इन्फ्लुएंस करती है, पैसा भी देती है, सपोर्ट भी देती है, अपने एजेंसी को भी लगाती है जैसा ज़रूरत उस हिसाब से। लेकिन जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि वर्चुअली कानून और व्यवस्था क्या है? राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का विषय होने के नाते क्या है? ये शुरू से आज से नहीं मतलब आप समझ लो मौर्य काल, मुगल काल हमेशा ये स्थानिक महत्व का ही विषय रहा है और ये राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची का विषय है। इस राज्य सूची के विषय होने का कारण क्या है? कारण क्या है राज्य सूची का विषय होने का कारण? पहला कारण तो है स्थानिकता। स्थानिकता का मतलब लोकल लोकल कंसर्न, क्योंकि कानून और व्यवस्था की समस्या जो है ना स्थानिकता से जुड़ा हुआ है, स्थान से जुड़ा हुआ, स्थान विशेष से जुड़ा हुआ है। समझ रहे? और इसलिए राज्य सरकार उसको बेहतर ढंग से मैनेज करने की स्थिति में। दूसरा आप कह सकते हो ये जो है विकास प्रशासन हुआ, कल्याण प्रशासन हुआ, विकास प्रशासन, कल्याण प्रशासन ये सब जो है ना कल्याण प्रशासन इत्यादि राज्य के अधीन है। राज्य के अधीन है तो राज्य के चूंकि राज्य को इसको लागू करना है तो उसमें जब लागू करेगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई डिस्टरबेंस होगा, प्रॉब्लम होगा तो बट नेचुरल है। फिर भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक कारक मतलब क्या होगा? भौगोलिक कारण होता है कि अब जैसे सपोज कीजिए कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुआ तो राज्य तो बगल में है ना, जब चाहे जैसे जैसे कंट्रोल करे, केंद्र से थोड़े पुलिस जाएगा इमीडिएट, शुरू में तो वही ना करेगा। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। फिर आप देखते हो जनता और प्रशासन का अंतःक्रिया होता है, मतलब कह सकते हैं जनता जनता और प्रशासन का अंतःक्रिया क्या होता है, के बीच अंतःक्रिया होता है स्थानीय स्तर पर। तो सही और इसी लेवल पर होता है प्रॉब्लम, नए समस्या का, बहुत तरह का मुद्दे को उठने का। तो ये सब कारण है। और फिर आप देख सकते हैं मितव्ययिता और कुशलता। मितव्ययिता और कुशलता के दृष्टि से भी राज्य जो है बेहतर ढंग से उसको सक्षम है मैनेज करने में। समझ रहे हैं? दक्षता मतलब इन दोनों देश में से ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे बॉम्बे वाला प्रकरण में देखा गया था, बॉम्बे में जब बम विस्फोट हुआ था, नहीं हुआ था पिछले दिनों, इसको
जिसमें बहुत सारे लोग ताज होटल में आतंकी हमला हो गया था, हमारे 3-3 आईपीएस अधिकारी उसमें लगता है हताहत हो गए थे, बहुत ज़बरदस्त घटना घटी थी वो, हेमंत करकरे वगैरह। तो उसमें जो आपने देखा था वर्चुअली 3 थे कि 1-2 थे लगता है, पता नहीं। ये क्या कहते हैं आपका शहर पुलिस का जो था, महाराष्ट्र पुलिस की जो स्थिति देखने को उस समय कमजोर स्थिति देखने को मिला कि आतंकवादियों के सामने वो पूरी तरह कमजोर पड़ गए थे, बिल्कुल संभाल ही नहीं पा रहे थे। जब केंद्रीय पुलिस आई, कमांड अपने हाथ में ले ली और अपने तरीका से निपटना शुरू की, तब हर्चली ये कंट्रोल में आया। अदरवाइज शुरू में तो पूरा का पूरा बॉल जो था ना, मतलब राज्य सरकार के कंट्रोल से बाहर ही हो गया था। और इधर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग ने और क्या कर रखा था, गदर मचा रखा था कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही थी सबका लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे उधर आतंकवादी का जो सरगना था पाकिस्तान में बैठा देख रहा, और उससे उसको अपने जो वहाँ के लोग थे उनको डायरेक्ट कर रहा था। तो जब वो केंद्रीय पुलिस बल आई तो सबको सबको रोकी, लोगों को डराई धमकाई, ढंग ढंग से व्यवस्था शुरू दुरुस्त की, तब का स्थिति कंट्रोल में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्थान मतलब अगर अदरवाइज देखा जाए, अब केंद्र से पुलिस जाएगा छत्तीसगढ़ और पर छत्तीसगढ़ के राजधानी से जाएगा क्षेत्र में, तो दोनों फर्क नहीं होता है। स्थानिक व्यवस्था अगर दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निपटा। जैसे पिछले दिनों ये चीज देखा गया था, जैसे आप देख लो मोटा मोटी, जब कंधार में जो नहीं होता जो प्लेन को हाईजैक कर लिया, इंडियन प्लेन का हाईजैक कर लिया था और फिर आतंकवादी को छोड़ने के लिए दबाव बना रहा था, तो जब पेट्रोल लेने ईंधन लेने के लिए एयरपोर्ट पर रोकी थी, लगता है पंजाब के कहीं पर, वहां पर उनको ईंधन लेना था, और वहां पर उनको मतलब मतलब अगर व्यवस्था दुरुस्त रहता हमारे पास, तो शायद हम लोग वहीं उनको कर सकते थे, मतलब दबाव डालकर घेराबंदी करके उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकते थे। लेकिन राज्य का पुलिस बल में उतना ताकत नहीं, और दूसरे केंद्रीय पुलिस बल को पहुंचने में समय लगता। नतीजा क्या हुआ कि वो लोग ईंधन लेके निकल गए और अफगानिस्तान कंधार पहुंच गया, फिर सरकार के साथ दबाव बनाया, प्रेशराइज किया, आतंकवादियों को छुड़वाया, और देश का शर्मसार घटने वाला जो आतंक जो बड़े बड़े मसूद और कौन कौन अपराधियों को सरकार को छोड़ना पड़ा था उस समय, समझ रहे? तो इसलिए राज्य पुलिस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। राज्य पुलिस अगर स्ट्रांग रहेगी, बेहतर रहेगी, तो केंद्र के लिए वो सुकून है, केंद्र के लिए राहत की बात है, केंद्र के लिए थोड़ा साय ऑफ रिलीफ है। इसलिए राज्य पुलिस को आज के तारीख में कोशिश किया जा रहा है ज्यादा बेहतर बनाने का, प्रभावी बनाने का। जैसे हर राज्य में, जैसे आपको मैंने बताया था भारतीय पुलिस अधिनियम 1861, ये कब बना है? 1860 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना था, 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम बना। वो पुलिस अधिनियम क्या कहता है? ये भारतीय पुलिस अधिनियम सब समस्या का मतलब कह सकते हैं एक मायने में बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंडियन पुलिस एक्ट। ये कहता है कि राज्य कानून और व्यवस्था राज सूची का विषय। ये क्या बोलता है? कानून व्यवस्था राज सूची का विषय है। और दूसरा ये क्या बोलता है? जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? जिला स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए डीएम उत्तरदायी है, और इसमें एसपी हेल्प करता है। ये व्यवस्था जो बना हुआ और आज भी देखने को मिलता है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का ही काम है कि जिला स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी डीएम है, और एसपी सहित पुलिस बल उसको इस कार्य में सहयोग देता है। बिहार उसके बाद जो 1861 का कानून पिछले दिनों समय के साथ साथ अप्रासंगिक हो गया, और बात की जाने लगी कि इसको हटाया जाना चाहिए, इसकी जगह नया कानून लाया जाना चाहिए। बहुत लफड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, और कोर्ट कचहरी में सुप्रीम कोर्ट ने सब राज्यों को कहा कि वर्चुअली आप, और केंद्र को कहा कि आप नया पुलिस अधिनियम लाएं और इस पर समीक्षा करें कि ये अधिनियम है वह चलने लायक है अथवा नहीं। उस हिसाब से हर राज्य ने अपना कानून बनाया, तो बिहार भी अपना कानून बनाया, बिहार पुलिस अधिनियम 2007। तो 2007 में बिहार पुलिस अधिनियम नया बना। हालांकि इसमें
कुछ चेंज पुलिस को तो दिया गया है, लेकिन मौलिक स्वरूप जो पुलिस का है वही रखा गया है। जैसे बहुत बड़े-बड़े शहरों में जैसे दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, कलकत्ता हुआ, यहाँ पुलिस कमिश्नर व्यवस्था किया गया है। लेकिन बिहार में अभी भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली नहीं है और पुरानी व्यवस्था से ही चल रहा है काम। इनमें बिहार पुलिस अधिनियम में भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। मुझे याद आ रहा है जब 2007 में बिहार पुलिस का नया कानून बना था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईपीएस अधिकारी को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने आईपीएस अधिकारियों को बड़ा खुश होकर बोला, "जाइए, काम कीजिए, मैंने पूरा आपको खुली हाथ छोड़ रखा है।" तो बिहार पुलिस के अधिकारी लोग बोले, "त्राहिमाम मुझे आईएएस के चुंगल से बचाइए। जब तक आप आईएएस वाला व्यवस्था रखिएगा, डीएम को कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाए रखिएगा, तब तक हमें काम करने की सहूलियत नहीं होगी।" पंगु बना रहेगा और वही कारण है कि दिल्ली हुआ चाहे और बड़े-बड़े बॉम्बे हुआ, यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है और वहाँ पर डायरेक्ट पुलिस कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर डीएम जैसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुलिस डायरेक्ट सब सबको मैनेज करती है। वैसा व्यवस्था बिहार में कहीं नहीं किया गया और दूसरे राज्यों में मैं बहुत सारे राज्यों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया गया है। पूरे बिहार में तो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं हो सकता, लेकिन जैसे पटना हुआ, चाहे मुजफ्फरपुर हुआ, चाहे भागलपुर हुआ, गया हुआ, ये सब में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया जा सकता है। क्योंकि इससे मतलब जो व्यवस्था और बेहतर होगा, दुरुस्त होगा, समझ रहे? तो दिस द बेसिक पॉइंट। खैर, तो अलग बात है। उसके अलावा आप देखते हैं 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम इंडियन पैनल कोड बना। 1861 में जो सीआरपीसी बना, लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया गया 1973 में। फिर 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना। तो ये सब जो है, ये सब के माध्यम से, इन अधिनियम के माध्यम से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखा जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो भारतीय पुलिस अधिनियम 2007, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 मेन हुआ, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हो गया, फिर आप कह सकते हो सीआरपीसी, आईपीसी का जो नया कानून बना है, ये चीज आपको गाइड करेगा कानून व्यवस्था बनाए रखने में। समझ में आया? तो इस पर आपको वर्कआउट करना है, जरा देख लीजिएगा जो अभी, समझ रहे? अब यहाँ पर देखते हैं जो भारतीय पुलिस अधिनियम जो है, जैसे देखिए 2007 में, 2005 ही बोल सकते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी थे, उनका नाम था प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जारी, जनहित याचिका जारी किए थे, मतलब दायर किया था और उन्हें जो है कह सकते हैं भारतीय मतलब वो राष्ट्रीय पुलिस आयोग के रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी। मुझे याद आता है धर्मवीरा के अध्यक्षता में जनता पार्टी के सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग बनाया था, समझ रहे हैं? जिसका काम था पुलिस का अध्ययन करना और उसका रिपोर्ट देना। लेकिन सरकार बदल गई और उस पुलिस आयोग के रिपोर्ट को बंद बस्ते में डाल दिया गया। तो उसी को लागू करवाने के लिए उत्तर प्रदेश का पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस किया था। समझ, तो उसी पर जवाब देते हुए, समझ रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक ये क्या कहा था आपका डायरेक्टिव दिया था और इस डायरेक्टिव में क्या-क्या चीज करने के लिए बोला था कि हर राज्य में एक राज्य सुरक्षा परिषद बनेगा। फिर डीजीपी जो होता है राज्य का पुलिस बल का प्रधान होता है, उसका चयन सिर्फ मेधा के आधार पर होगा, उसका कार्यकाल भी फिक्स रहेगा 2 साल। समझ रहे हैं? फिर पुलिस अधिकारी जो हायर है, उनका कार्यकाल भी 2 साल निश्चित करने के लिए कहा। समझ रहे हैं? फिर लॉ एंड ऑर्डर को इन्वेस्टिगेशन से अलग करने की सलाह दी कि लॉ एंड ऑर्डर को अलग रखो, इन्वेस्टिगेशन को अलग रखो। अदरवाइज होता क्या है, क्या जो अधिकारी होते हैं इन्वेस्टिगेशन के काम में ज़्यादा उलझ जाते हैं, नतीजा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन्होंने जैसे बिहार में भी अब देखिए 2 तरह का डीएसपी बना, एक डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, एक डीएसपी क्या है लॉ एंड ऑर्डर। तो बिहार में हुआ था कि नहीं हुआ था? वहाँ अलग हो गया है। समझ रहे? स्टेशन लॉ इन्वेस्टिगेशन डीएसपी अलग है और आपका लॉ एंड ऑर्डर का एसपी डीएसपी अलग है, समझ रहे? ये बिहार में भी नया कानून बना, उसके तहत ये व्यवस्था की है कि लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी और एक, अब इसी से प्रमोशन होकर लोग उधर जाएंगे।
समझ रहे? दिस इज द बेसिक पॉइंट। उसके बाद और क्या है, फिर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, मतलब बिहार जो पुलिस का भर्ती प्लेसमेंट करने के लिए, मतलब पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाने की बात कही। फिर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जो शिकायत होता है उससे निपटने के लिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने की बात की। इसके अलावा जो सीपीओ है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आते हैं, उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाने का सुझाव या निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दिया था। जैसे बहुत सारा चीज लागू किया गया, बहुत सारा चीज लागू नहीं भी किया गया। जैसे ये अधिकांश राज्यों में इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर अलग कर दिया गया, समझ रहे हैं? अरे मतलब ये जो है क्या कह सकते हैं, उसके बाद जो है पुलिस से कंप्लेन वगैरह का व्यवस्था किया गया है। लेकिन जहां तक डीजीपी का अपॉइंटमेंट का है, उसमें दो तीन बातें ध्यान हमेशा रखा जाता है कि मेरिट के अलावा पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी रखता है, मुख्यमंत्री के साथ संबंध भी बहुत मैटर करता है। इसके अलावा कार्यकाल भी अब लगभग 2 साल, या वो पहले वाली बात नहीं कि 4 महीना 6 महीना साल वाला नहीं, अब है कि उसको काम करने का मौका मिलता है, समझ रहे? तो आप देखते हो कि राज्य में कानून और व्यवस्था वर्चुअली क्या होता है, राज्य में कानून और व्यवस्था जो होते हैं, इसका अगर ढांचा मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए राज्य में कानून और व्यवस्था का ढांचा कैसे रहता होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर में तो हो गया, ये जो हो गया चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर तो सबका करता धरता, तो चीफ मिनिस्टर हो गया। चीफ मिनिस्टर के नीचे कौन हो गया, चीफ मिनिस्टर के नीचे हो गया आपका गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कोई ना कोई रहते हैं। तो गृह मंत्री ज्यादातर अपने खुद रहता है या कभी कभी दूसरे को भी दे देता है। फिर गृह सचिव हो गया, गृह सचिव हो गया, तो गृह सचिव यहाँ पर हो गया, इसी के साथ कौन हो गया, डीजीपी हो गया, डीजीपी। फिर यहाँ मुख्यमंत्री के साथ यहाँ मुख्य सचिव भी हो गया, मुख्य सचिव, तो उनका बगल में बैठते हैं, तो डीजीपी हो गया। डीजीपी के नीचे एडीजीपी हो जाता है, जो वहीं पर हेल्प करता है। फिर एडीजीपी के नीचे कौन हो गया, आपका रेंज आईजी हो गया। रेंज आईजी के नीचे कौन हो गया, डीआईजी हो गया। डीआईजी के नीचे कौन हो गया, एसपी हो गया। एसपी के नीचे कौन हो गया, एसडीपीओ हो गया। एसडीपीओ के नीचे कौन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया। समझ रहे? पुलिस स्टेशन हो गया। यहीं पर फिर हो गया, फिर आप कह सकते हैं पीसीओ टाइप का, या फिर आउटपोस्ट ओपी टाइप का हो गया। ओपी मतलब समझ रहे, आउटपोस्ट, पुलिस आउटपोस्ट भी होता है, पुलिस चौकी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर गृह सचिव है, गृह सचिव के नीचे कौन हो जाएगा, आयुक्त हो गया, प्रमंडलीय आयुक्त। प्रमंडलीय आयुक्त के नीचे कौन हो गया, डीएम हो जाएगा। डीएम किसके समकलक समकलक कक्ष हो गया, ये हो गया। और आयुक्त किसके समकक्ष हो गया, आपका इसके। और उसके बाद एसडीपीओ के नीचे यहाँ पर कौन हो गया, एसडीओ हो गया। और फिर यहाँ पर सीईओ, बीडीओ, ये सब हो गया, पुलिस स्टेशन लेवल पर सब। इस तरह की व्यवस्था राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है, समझ रहे? तो जो वर्चुअली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2000, मतलब कह सकते हो ना, जो पुलिस जो होता है ना, पुलिस, पुलिस शब्द का जरा पुलिस के बारे में जान लीजिए। पुलिस शब्द जो है वर्चुअली लैटिन शब्द पुलिटिया से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला राज्य का अंतरिम घटक। मतलब राज्य का अंतरिम घटक जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिस कहते हैं। राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है आपका पुलिस। अच्छा, पुलिस के बारे में जरा देखने की कोशिश करते हैं। आपको ना इस टॉपिक पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म, पुलिस किस सबसे बना, पुलिटिया। और जैसे क्या होता है, कानून और व्यवस्था बहाल करने वाला राज्य का अंतरंग हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कि नहीं? यह जो है आप कह सकते हो विधि के शासन का धूरी है। इसी पर पूरा क्या है,
विधि का शासन क्या होता है? परिक्रमा करता है। विधि का शासन का अधूरी कौन है? पुलिस है। पुलिस का काम क्या है? बहुत सारा काम है। पुलिस का काम क्या है बताया जाए? इसका 2 काम है। इसका मेन काम है कानून और व्यवस्था बनाए रखना और जाँच-पड़ताल करना, अपराधों का जाँच-पड़ताल करना। समझ रहे हैं? और इसके अलावे मतलब नियमों का लागू करवाना, जितना भी केंद्रीय विधान जो रहते हैं, राज्य के विधान होते हैं, गण्यमान्य व्यक्तियों की रक्षा करना। बहुत सारा काम होता है। मतलब मतलब कह सकते हैं विघटनकारी विघटनकारी घटकों पर नज़र रखना, अपराध नियंत्रण करना, बहुत पुलिस का बहुत सारा काम है, समझ रहे हैं? आप देखिएगा बहुत लंबा-चौड़ा लिस्ट है, समझ रहे हैं पुलिस का। तो रा इस इसका अगर काम को हम लोग बाँट दें तो वर्चुअली क्या है, इसका काम जो है ना इस पर मतलब कह सकते हो जितने मतलब कह सकते हो कि ये सामाजिक दायित्व है, समाज में शांति व्यवस्था बना रहे, मतलब कह सकते हो दूसरा जो राजनीतिक दायित्व है कि जो व्यवस्था सरकार सत्ता में चुनी हुई सरकार है, उसके जो जनादेश मिले उसके विधान को बेहतर ढंग से लागू करवाए। आर्थिक दायित्व है कि जो लोक उपक्रम है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं क्रियाकलाप है सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशासनिक दायित्व है कि जितने भी दूसरे एजेंसी जिसको पुलिस की ज़रूरत है, बैंक को, इंश्योरेंस को और भी दूसरे संगठन को पुलिस सपोर्ट प्रोवाइड करे। जनरक्षक की भूमिका जब भी जनता को कोई दिक्कत हो उससे सहायता करे, समझ रहे हैं? अपराधों की जाँच करे, यातायात नियंत्रण यातायात जो होता है यातायात, परिवहन ये सब पुलिस के ही अंदर में आ जाता है। यातायात हो गया, परिवहन हो गया, तो बहुत लंबा-चौड़ा काम है इसका। बहुत भयानक भूमिका पुलिस का। तो पुलिस जो है ना एकदम आप देख लो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में देखते होंगे आप कि डीवाईएसपी का सबसे ज़्यादा क्रेज़ रहता है। बिहार में जितना लड़का लोग बीपीएससी देता है, सबसे पहला चॉइस डीएसपी देता है, उसके बाद बीएएस लिखता है, समझ रहे? बीएएस सेकंड नंबर पे आता है, पहले रहता है डीएसपी, डीवाईएसपी क्योंकि इससे प्रमोशन का चांस भी बेहतर रहता है और पुलिस हुआ और प्रभाव मतलब पुलिस का प्रभाव, वर्दी का प्रभाव थोड़ा दिखलाने में बनता भी है। ये लोग बहुत इसको ये तरजीह देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये ये जो है वर्चुअली जो है, अब तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पर थोड़ा-सा 1 क्लास और कल लगेगा आपका, समझ रहे हैं? कल मैं आपको ज़रा और भी इस पर अपडेट कर दूँगा कि पुलिस का मतलब ये जो अभी तो उपाय कानून और व्यवस्था का सुधारने का, लेकिन कानून व्यवस्था इसके बावजूद भी बहुत अच्छा नहीं है। कारण क्या है बता सकते हैं? कानून और व्यवस्था का समस्या का वजह क्या है? पुलिस इतने केंद्र में एजेंसी है, राज्य में एजेंसी है, थाना है, थाना भी कई प्रकार का होता है, समझ रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद भी कानून और व्यवस्था का समस्या है, तो समस्या का कारण क्या बतला सकते हैं आप? अभी हम नहीं बोल सकते ये कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, तो समस्या का कारण क्या है? तो सबसे पहला समस्या का कारण तो समस्या है। सबसे पहले तो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक हस्तक्षेप समझते हो? पॉलिटिशियन जो है ना खाकी बनाम खादी, खादी बनाम खाकी समझते हो? यस सर। ठीक है, ये भी दिक्कत होता है। दूसरा क्या होता है मतलब कह सकते हो पुलिस सुधारों का अभाव, पुलिस सुधारों का अभाव। जितना पुलिस में सुधार होना चाहिए ना, वो उतना नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? फिर न्यायिक सुधार भी न्याय प्रशासन में सुधार का जो प्रशासन में सुधार की उपेक्षा, क्योंकि न्याय प्रशासन से भी पुलिस का ताल्लुकात है। अगर लोगों को न्याय मिलते रहे समय पर हो जाए तो उससे पुलिस का बहुत सारा समस्या दूर हो सकता है। आप जानते होंगे जेल जेल में जितना मतलब कैदी है, सजा याफ्ता कैदी कम है और जो विचाराधीन कैदी है ज़्यादा भरा हुआ है। मतलब वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, उसके कारण पुलिस को
सरकार को खर्च करना पड़ता है, रखना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। अगर समय पर न्याय मिल जाता तो बेचारे जेल अपने निकल जाते ना, तो ये एक दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत। न्याय प्रशासन में भी सुधार उतना तेजी से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और क्या है, भ्रष्टाचार भी बोल सकते हो। भ्रष्टाचार ये पुलिस में बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। फिर और क्या कह सकते हो, जो कानून और व्यवस्था के, फिर नक्सलवाद हुआ, घुसपैठ हुआ। अब इतना रोहिंग्या वगैरह बिहार में, नेपाल तरफ चले जाइए, बिहार का बॉर्डर में इतना लोग घुस आए हैं, वो अलग ही समस्या देते रहते हैं, है कि नहीं? बिहार, दिल्ली में पूरा रोहिंग्या भरा हुआ है, तो अलग अलग समस्या देते रहते हैं। अभी देखिए कहाँ पर तो दिखा था, पश्चिम बंगाल का, महाराष्ट्र में दिखला रहा था। महाराष्ट्र में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, वहां पर कुछ हो गया लफड़ा, तो वहाँ बहुत सारा इलीगल दुकान उकान खोल खाल के बैठे हुए लोग, और आप इस तरह गतिविधि को मौका मिल जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है भारत में कानून व्यवस्था के लिए। और क्या, नक्सलवाद समस्या है, आतंकवाद समस्या है, आतंकवाद को भी ले लीजिए। और और क्या बदला संगठित अपराध, आज के तारीख में संगठित अपराध बहुत ज्यादा होने लगे, ऑर्गेनाइज क्राइम, आर्थिक अपराध, इसकी भी तादाद बहुत बड़ा, साइबरनेटिक अपराध, साइबर अपराध, हमारे क्या कह सकते हैं, संगठित अपराध और साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, ये सब बहुत बढ़ गया है। इस सब से भी कानून और व्यवस्था बहुत ज्यादा, जितना पुलिस में सुधार होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। जितना पुलिस चाहिए जनसंख्या के हिसाब से उतना जनसंख्या नहीं है। जितना आधुनिकीकरण होना चाहिए, पुलिस का जीवन स्तर, जो एक बार कई बार पेपर में कहीं छपा था कि जो महिला पुलिस की भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनके रहने होने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। समझ रहे हैं, बहुत उनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना पड़ता है। तो ये सब चीज को दुरुस्त करके, जब तक वो लोग जिनके हिस्से कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है, अगर वो जब तक खुद दुरुस्त नहीं होंगे, दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। कल हम लोग एक क्लास और इस पर देंगे, कुछ पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप करके लाइएगा। हमारे कल टॉपिक करेंगे। परसों तो हम बाहर मतलब 26 जनवरी, एक दो दिन बाहर रहेंगे, ठीक है ना? तो कल हम लोग मिलते हैं अपने समय पे, ठीक? ओके, ऑल द Okay, sir. बेस्ट। Thank you, Thank sir. you, sir. वेलकम, ठीक।